नमस्कार, स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। अगर आप टेट, सुपर टेट या सी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको किसी भी विषय का पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। तो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। कौन विधियाँ होती हैं? निरीक्षण विधियाँ, प्रयोगात्मक विधियाँ और विवरणात्मक विधियाँ। निरीक्षण विधियों में आती हैं, देखिए निरीक्षण विधियों में दो विधियाँ आ जाती हैं, अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम किस चीज़ को डिटेल में अच्छे से इस वीडियो के अंदर देखेंगे, पढ़ेंगे। तो सब इसमें निरीक्षण विधियाँ में कौन सी आ जाती हैं? अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन। इसके बाद प्रयोगात्मक विधि आ जाती है और इसमें आ जाती है विवरणात्मक विधि। विवरणात्मक विधि में कई विधियां आ जाती हैं, जिसमें जीवन इतिहास विधि को हम देखेंगे डिटेल में, इसके गुण और दोष। इसके बाद विकासात्मक विधि, इसके गुण और दोष। विकासात्मक विधि क्या है? तुलनात्मक विधि। मनोविश्लेषण विधि क्या है? नैदानिक विधि क्या है? और सर्वेक्षण विधि क्या है? तो ये क्या होगी? शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां हैं और इनको हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे निरीक्षण विधियों के अंतर्गत अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि को हम डिटेल में अच्छे से समझेंगे। निरीक्षण विधियों के अंतर्गत अंतर्दर्शन विधि। तो अंतर्दर्शन जो विधि है यह मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि है। अंतर्दर्शन विधि क्या है? मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि है संभवतः। इस विधि के जो प्रतिपादक हैं कौन है? विलियम वुंट। अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर थे। तो निरीक्षण विधियां में आ जाती है अंतर्दर्शन। इसमें क्या है? यह मनोविज्ञान की संभवतः इस विधि को, अंतर्दर्शन विधि को मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि माना गया है। अंतर्दर्शन विधि को, इस विधि के प्रतिपादक कौन? विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर। इन्होंने मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा कि चेतन अनुभूतियों का अध्ययन अंतर्दर्शन के द्वारा ही किया जा सकता है। इन्होंने क्या कहा है? विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर ने अंतर्दर्शन विधि के बारे में कि जो चेतन अनुभूतियां होती हैं उनका अध्ययन करने के लिए जो सबसे विधि उपयोगी होगी वो कौन सी होगी? अंतर्दर्शन के द्वारा ही किया जा सकता है। इसमें इन्होंने 3 तत्व बताए, संवेदना, भाव और प्रतिमा। किसमें? अंतर्दर्शन विधि में। अंतर्दर्शन जो विधि है इसको अवैज्ञानिक विधि माना जाता है। ये अवैज्ञानिक विधि होने के कारण वर्तमान समय में इसका प्रयोग सीमित हो गया है, क्योंकि इसको वैज्ञानिक विधि नहीं माना जा रहा है, अवैज्ञानिक विधि माना जाता है। इसीलिए इसका वर्तमान समय में जो प्रयोग है वो सीमित हो गया है या कम हो गया है। बहुत ही कम मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। अंतर्दर्शन मतलब अपने अंदर झांकना, अपने अंदर देखना, अपने अंदर झांककर अपनी कमियों, अपने गुणों को बताना, ये हो जाती है अंतर्दर्शन विधि। तो अंतर्दर्शन के द्वारा क्या? चेतन अनुभूतियों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद इस विधि में क्या है? सफलता के लिए क्या आवश्यक है कि किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह तथा पक्षपात की भावना से ग्रसित न हो। व्यक्ति जब अपने बारे में किसी चीज को बताता है तो क्या वो पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, किसी पक्षपात से ग्रसित ना हो, अपनी ईमानदारी के साथ है, अपने अंदर की जो चीजें हैं, अपने बारे में जो बता रहा है वो अपने ईमानदारी से बताए, तब तो यह विधि सफल है। लेकिन व्यक्ति इस विधि को ईमानदारी से अगर नहीं बताता है तो ये विधि अवैज्ञानिक हो जाती है और अवैज्ञानिक होने के कारण इसका प्रयोग वर्तमान में बहुत सीमित हो गया है, कम हो गया है। अब हम इसमें देखते हैं अंतर्दर्शन विधि की विशेषताएं या गुण। अंतर्दर्शन विधि के क्या गुण हैं और क्या दोष हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि विशेषताएं क्या हैं अंतर्दर्शन विधि की। अंतर्दर्शन जो विधि है आधुनिक विधियों में सहायक है। आधुनिक विधियां जो प्रयोग किया जा रहा है उन विधियों में अंतर्दर्शन विधि कहीं ना कहीं सहायक है। यह विधि अत्यंत सरल तथा सुलभ है। व्यक्ति से उसके बारे में पूछकर उसके बारे में पता लगाया जा सकता है, आसानी से सुलभ हो जाती है विधि। इस विधि से सीधी जानकारी प्राप्त हो सकती है। इस विधि से क्या? सीधी जानकारी, क्योंकि व्यक्ति के बारे में अगर हम जान रहे हैं, अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, उसी व्यक्ति से उसी के बारे में हम पूछ रहे हैं, डिटेल ले रहे हैं,
अच्छे से, तो अंतर्दर्शन विधि होगी वह व्यक्ति अपने बारे में सीधी जानकारी दे रहा है। हम किसी के मुंह से नहीं सुन रहे हैं, सुनी सुनाई बात को नहीं कह रहे, उस व्यक्ति वो हमें सीधी बात बता रहा है। तो ये हो जाती है, सीधी प्राप्त हो जाती है इस विधि से जानकारी। यह विधि सबसे कम खर्चीली है, इस पे खर्चा कम होता है, इस विधि पे खर्चा कम होता है, खर्चीली कम है। व्यक्ति को अपने व्यवहार के संबंध में तत्काल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ये विधि क्या है, व्यक्ति को उसके व्यवहार के संबंध में तत्काल ज्ञान प्राप्त करवा देती है। तुरंत ही जब वो अपनी चीज़ों को बताता है, अपनी भावनाओं को, अपने अंदर चीज़ों को जब व्यक्त करता है, तो वह तत्काल अपने व्यवहार के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो ये हो जाती हैं हमारी अंतर्दर्शन विधि की विशेषताएं। अब अगर किसी में विशेषताएं हैं तो उसमें दोष भी होंगे, ठीक है। तो दोष में क्या, अंतर्दर्शन विधि के दोष में क्या, शिशुओं, बालकों तथा असामान्य व्यक्तियों, पशुओं पर संभव नहीं। देखिए, शिशु अपने बारे में जानकारी नहीं दे सकता है, अंतर्दर्शन अपना अंदर की चीज़ों को नहीं बता सकता है, बालक नहीं बता सकते, सही से जानकारी नहीं दे सकते हैं, असामान्य व्यक्ति नहीं बता, पशु अपने बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं। तो ये विधि इन लोगों के लिए उपयोगी नहीं है, ठीक। इसके बाद वैज्ञानिकता का अभाव पाया जाता है। जब किसी व्यक्ति से उसके बारे में पूछते हैं तो वह अपने बारे में कोई भी ज्ञान दे सकता है, अच्छे से जरूरी है सच्चाई के साथ बताए, झूठ बोलकर भी वह अपना बता सकता है। तो इसमें क्या है, वैज्ञानिकता का अभाव पाया जाता है। इसमें क्या, मस्तिष्क की वास्तविक दशा का ज्ञान संभव नहीं हो पाता। इसमें मस्तिष्क में उसके क्या चल रहा है, इसकी दशा का ज्ञान दूसरा व्यक्ति जो लगा रहा है, जो उसके बारे में ज्ञान ले रहा है, वो अच्छे से यह नहीं समझ पाता कि उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो मस्तिष्क की वास्तविक दशा का ज्ञान संभव नहीं होता इस विधि से। किससे, अंतर्दर्शन विधि से। बाहरी परिस्थितियों से आकर्षित होने की संभावना होती है। इस विधि में क्या होता है, व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से आकर्षित हो जाता है, किसमें, अंतर्दर्शन विधि में। तो ये अंतर्दर्शन विधि के कुछ दोष हैं और कुछ विशेषताएं। अगली विधि है हमारी बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन या वस्तुनिष्ठ विधि, इसको बहिर्दर्शन विधि या वस्तुनिष्ठ विधि कहा जा सकता है। इसमें क्या होता है, इस विधि का प्रतिपादन व्यवहारवाद नामक मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के जनक, इस विधि का प्रतिपादन किसने किया, व्यवहारवाद नामक एक संप्रदाय है, उसके जनक जॉन वी वॉटसन के द्वारा किया गया। वॉटसन है वो व्यवहारवाद नामक मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के जनक हैं। और बहिर्दर्शन विधि, वस्तुनिष्ठ विधि किसने दी है, जॉन वी वॉटसन ने। आधुनिक समय में यह विधि मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में प्रयुक्त की जाने वाली प्रमुख विधि है। तो ये जो बहिर्दर्शन या वस्तुनिष्ठ विधि है, ये जो आधुनिक समय है, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रयोग में लाई जा रही है प्रमुख रूप से, वो कौन सी विधि है, बहिर्दर्शन विधि। इसके प्रतिपादक, इसके जनक कौन है, जनक हैं जॉन वॉटसन। और ये जो जॉन वॉटसन है, व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। तो मनोवैज्ञानिक संप्रदाय व्यवहारवाद के जनक हैं और इन्होंने जो विधि दी है बहिर्दर्शन या वस्तुनिष्ठ विधि। तो आधुनिक समय में इस विधि का प्रयोग प्रमुख रूप से हो रहा है। किसी अन्य व्यक्ति का, आगे हम देखते हैं, किसी अन्य व्यक्ति का अवलोकन करके उसके व्यवहार को जानना बहिर्दर्शन कहलाता है। तो बहिर्दर्शन मतलब अगर बहिर्दर्शन विधि का नाम है तो उसका ये अर्थ निकल कर आता है किसी अन्य व्यक्ति का अवलोकन करके। हम दूर से देखते हैं कि व्यक्ति किस तरह के हाव भाव, उसका किस तरीका का व्यवहार है, उस व्यवहार को हम देखकर समझते हैं। तो ये हो जाती है बहिर्दर्शन विधि, उसको ऊपर से देखकर उसके गुणों का, अवगुणों का पता लगाना। तो ये हो जाती है बहिर्दर्शन विधि, अवलोकन करके देखकर उसके व्यवहार का जानना कि वह व्यक्ति किस तरीके का व्यवहार कर रहा है। तो बहिर्दर्शन विधि हो गई। इसके जनक कौन है, वॉटसन। इसको क्या किन किन नामों से और जानते हैं, बहिर्दर्शन विधि को वस्तुनिष्ठ विधि के नाम से जानते हैं, अवलोकन विधि के नाम से जानते हैं, निरीक्षण विधि, प्रेक्षण विधि। इन नामों से भी वस्तुनिष्ठ या बहिर्दर्शन विधि को जाना जाता है। तो बहिर्दर्शन देखिए उसमें बा है और वॉटसन में भी वाह है, तो इससे हम थोड़ा रिलेट करके देख सकते हैं कि बहिर्दर्शन विधि के जो जनक है कौन है, वॉटसन है। अब हम देखते हैं बहिर्दर्शन विधि की विशेषताएं, गुण और दोष। तो गुण देखते हैं सबसे पहले, विशेषताएं क्या हैं बहिर्दर्शन विधि की। सबसे पहले पशु पक्षियों से प्राप्त परिणामों को मनुष्य पर लागू किया जा सकता है। तो इस विधि की विशेषता क्या निकल कर आती है कि जो पशु पक्षियों से प्राप्त परिणाम आते हैं वो लागू किए जा सकते हैं। जिस तरीके से पॉवलम ने अपना प्रयोग किस पे, कुत्ते पर किया था,
थार्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, तो उन्होंने उसी चीज़ को मनुष्यों पर लागू किया, उनके शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया, इसी चीज़ को लागू करके, तो ये जो परिणाम आते हैं बहदर्शन विधि से आते हैं। ठीक है, इसके बाद प्राप्त परिणामों से सांख्यिकीय विश्लेषण संभव है। इस विधि से जो प्राप्त परिणाम होते हैं उनका विश्लेषण, सांख्यिकीय विश्लेषण किया जा सकता है। और इस विधि को क्या वैज्ञानिक विधि है, यह जो विधि है यह एक वैज्ञानिक विधि है। और अंतर्दर्शन विधि कैसी है, अवैज्ञानिक विधि है। और बहदर्शन कैसी है, वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, अगला, बहदर्शन विधि से प्राप्त परिणाम वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैध होते हैं। जो बहदर्शन विधि से प्राप्त परिणाम होते हैं वो कैसे होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, विश्वसनीय होते हैं और वैध होते हैं। इसमें अचेतन, अर्धचेतन, विकृत तथा विक्षिप्त अवस्थाओं में किए जाने वाले व्यवहारों का अध्ययन संभव है। इससे व्यक्ति अगर विक्षिप्त अवस्था में है, विकृत अवस्था में है, उसकी अचेतन मन में कुछ बातें हैं, तो इन चीज़ों का अध्ययन हम बहदर्शन विधि के द्वारा कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी कुछ बहदर्शन विधि की विशेषताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं बहदर्शन विधि के कुछ दोष। अगर किसी में गुण हैं तो दोष भी होंगे। ठीक है, तो दोष में ये क्या है, पक्षपात का प्रभाव। इस विधि में पक्षपात का प्रभाव पड़ सकता है। ये ज़्यादातर ये पक्षपात का प्रभाव सभी विधियों में आ जाता है कि व्यक्ति अगर किसी का अध्ययन कर रहा है तो वह किस तरीके से उसको देख रहा है, उसके व्यवहार को किस तरीके से समझ रहा है, ये व्यक्ति अपने उस व्यक्ति जो अध्ययन कर रहा है उसके ऊपर निर्भर होता है। अगर वह पक्षपात इस विधि में करता है तो वह कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, पक्षपात का प्रभाव हो सकता है। अवलोकनकर्ता प्रायः पूर्व धारणाओं तथा पूर्वग्रहों से ग्रसित रहता है। ठीक है, पहले से ही अगर किसी व्यक्ति के बारे में पूर्व धारणा बना ली कि यह व्यक्ति इस तरीके का है, तो वह उसके बारे में हम जानने निकले, अब वह है उस तरीके का है नहीं जिस तरीके का हम उसको समझते थे, लेकिन फिर भी धारणा बनी है, पूर्व ग्रहों से ग्रसित हैं, तो उसी अच्छे व्यवहार को भी हम गलत तरीके से देख सकते हैं। तो ये उसका दोष निकल कर आ जाता है। प्रायः जो निष्कर्ष होते हैं वो असत्य होते हैं। इस विधि से जो निष्कर्ष निकलते हैं प्रायः असत्य माने जाते हैं। एक ही व्यवहार से अनेक मानसिक दशाओं का प्रतीत होना, एक ही व्यवहार से अनेक मानसिक दशाएं प्रतीत हो सकती हैं। तो ये कुछ हो गए दोष किसके, बहदर्शन विधि के। प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। प्रयोगात्मक विधि वास्तव में जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा प्रतिपादित एकल चर नियम पर आधारित है। ये जो विधि है कौन सी, प्रयोगात्मक विधि, ये किसके द्वारा, किस पर, एकल चर नियम पर आधारित है। एकल चर नियम किसने दिया, जॉन स्टुअर्ट मिल ने। ठीक है, एकल चर नियम किसने दिया है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने। और यह एकल चर नियम पर ही आधारित है। कौन सी, प्रयोगात्मक विधि, जिसे उसने सन 1872 में प्रकाशित अपनी पुस्तक मेथड्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी में वर्णित किया। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक पुस्तक लिखी, कौन सी, मेथड्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। इसमें उसने एकल चर नियम प्रतिपादित किया। इसी पर आधारित कौन सी है, प्रयोगात्मक विधि है। ठीक है, आगे हम समझते हैं कि जो प्रयोगात्मक विधि एक नियंत्रित निरीक्षण विधि है। प्रयोगों के, ये जो विधि होती है जिसका प्रयोगों के द्वारा जिसमें हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो ये कैसी होती है, नियंत्रित विधि होती है, निरीक्षण विधि होती है। इस विधि में प्रयोगकर्ता स्वयं अपने द्वारा निर्धारित किए हुए वातावरण में किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो प्रयोगात्मक विधि में क्या किया जाता है, इसमें प्रयोगकर्ता जो होता है अपने द्वारा एक वातावरण निर्धारित करता है, उसी वातावरण में वो किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। उन्हीं परिस्थितियों में उस व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करके कुछ निष्कर्ष निकालता है। ठीक है, तो ये जो विधि है जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा प्रतिपादित एकल चर नियम पर आधारित है, प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि के कुछ सोपान हैं। इसमें कौन सा आ जाता है, देखिए, अध्ययन समस्या। अध्ययन समस्या, प्रयोगात्मक विधि के पहला सोपान क्या आ गया, अध्ययन समस्या। परिकल्पना निर्माण, प्रयोग का अभिकल्प, प्रतिदर्श चयन, प्रयोग एवं समंक संकलन, समंक विश्लेषण परिणाम, परिणामों का सामान्यीकरण। लास्ट आ जाता है परिणामों का सामान्यीकरण। तो ये हो गए प्रयोगात्मक विधि के कुछ सोपान, किस तरीके से इस विधि का प्रयोग किया। पहले समस्या, अध्ययन समस्या यानी समस्या का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, किस तरीके से हमें प्रयोग करना है उसका विकल्प तैयार किया जाता है। किसी प्रतिदर्श का चयन किया जाता है,
उसके बाद किसी पर प्रयोग किया जाता है, उसका विश्लेषण और फिर जो परिणाम निकलता है उसका सामान्यीकरण किया जाता है। तो ये एक प्रयोगात्मक विधि के कुछ सोपान हो गए, किस तरीके से हम किसी विधि का प्रयोग करते हैं और किस तरीके से हम परिणाम निकालते हैं। अब देखिए, जो हमारी प्रयोगात्मक विधि है उसके गुण क्या हैं। यह एक वैज्ञानिक विधि है। यह एक कैसी विधि है? वैज्ञानिक। देखिए, प्रयोग जो है ज़्यादातर वैज्ञानिक ही करते थे, तो वैज्ञानिक विधि है। प्रयोग तो वैज्ञानिक लोगों ने किए हैं। तो ये जो विधि है कैसी है? एक वैज्ञानिक विधि है। निष्कर्षों की जांच की जाती है। इस विधि में क्या होता है, जो निष्कर्ष निकल कर आते हैं उनकी भी जांच की जाती है कि सत्य हैं या असत्य हैं। मनोवैज्ञानिकता का अध्ययन विशुद्ध ढंग से किया जा सकता है। इसमें जो इस विधि में क्या होता है, मनोवैज्ञानिकता का अध्ययन विशुद्ध यानी शुद्ध ढंग से, विज्ञान विशुद्ध एक विज्ञान है, तो इसमें वैज्ञानिकता का अध्ययन विशुद्ध ढंग से किया जाता है। इस विधि में कार्य कारण संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। किसमें? प्रयोगात्मक विधि में जो होते हैं कार्य कारण संबंध, एक दूसरे से संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। अध्ययन वस्तुनिष्ठता से युक्त होता है। इसका जो अध्ययन होता है वस्तुनिष्ठता से युक्त होता है। अब हम देखते हैं आगे इसके प्रयोगात्मक विधि के कुछ दोष। दोष में भौतिक परिस्थितियों पर नियंत्रण रखना सरल हो सकता है, परंतु व्यवहार से संबंधित परिस्थितियों पर नियंत्रण रखना कठिन। इसमें क्या दिया गया है कि जो प्रयोगात्मक विधि है उसमें भौतिक परिस्थितियों पर नियंत्रण रखना सरल हो जाता है, परंतु व्यवहार से संबंधित जो परिस्थितियां होती हैं उन पर नियंत्रण रखना थोड़ा कठिन होता है। यह एक स्वतंत्र विधि नहीं है, इसमें कई विधियों का प्रयोग करके हम इसका प्रयोग करते हैं। प्रयोज्य व्यवहार में कृत्रिमता आ जाती है। अब कृत्रिम कैसे हो जाता है प्रयोज्य का व्यवहार? उसको पता है कि हम पर प्रयोग किया जा रहा है, तो अपने व्यवहार को बदल सकता है, या कृत्रिम हो जाता है उसका व्यवहार। इसके बाद प्रयोज्य का सहयोग प्राप्त करने में कठिनाई प्राप्त होती है। जो प्रयोज्य का व्यवहार है उसमें सहयोग प्राप्त करना थोड़ा कठिन हो जाता है। प्रयोज्य जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, जिसका बारे में, व्यवहार के बारे में हम पता लगा रहे हैं। पशुओं पर किए गए प्रयोगों से प्राप्त परिणाम सदैव ही मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं होते। तो इसमें क्या है, पशुओं पर हम प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जो हम प्रयोग पशुओं पर करें उनसे जो परिणाम प्राप्त हो वो मनुष्यों पर ही उसी तरीके से लागू हो जाएं। तो प्रयोगात्मक विधि का ये एक दोष भी हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं विवरणात्मक विधि, एक्सपोजिशन मेथड। विवरणात्मक विधि में जो विधियां आती हैं वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि, जीवन वृत्त विधि, व्यक्ति इतिहास विधि या केस हिस्ट्री मेथड। इसको कई नामों से हम जानते हैं। इसको जीवन इतिहास विधि, जीवन वृत्त विधि, व्यक्ति इतिहास मेथड और केस हिस्ट्री मेथड, इन नामों से भी जानते हैं। अब जीवन इतिहास विधि क्या है कि जीवन इतिहास द्वारा मानव व्यवहार का अध्ययन होता है। जीवन विधि इतिहास विधि है, उसके द्वारा क्या होता है, मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसी वर्ग विशेष की समस्याओं को जानना, जैसे कोई अपराधी है, मानसिक रोगी है, झगड़ालू व्यक्ति है, प्रतिभाशाली व्यक्ति है, या कोई समाज विरोधी कार्य करने वाला व्यक्ति है, कोई समस्यात्मक बालक है, इनके बारे में जानने के लिए हम जीवन इतिहास विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई मानसिक रोगी है, डॉक्टर के पास आया, तो उसको क्या उसके बारे में जानना, किस तरीके से उसके जीवन में घटनाएं हुई, किस तरीके से उसके मानसिक प्रभाव पड़ा, व्यक्ति मानसिक रोगी कैसे हुआ, तो इसका सारा डिटेल डॉक्टर को जानने के लिए क्या उसके जीवन के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। तो जीवन इतिहास विधि से हम इन चीज़ों को पता लगा सकते हैं कि अगर व्यक्ति अपराधी है तो उसके जीवन में ऐसी क्या घटनाएं हुई जो अपराध की तरफ मुड़ा, या वो एक व्यक्ति झगड़ालू है तो वह झगड़ालू क्यों है। ठीक है, तो इन चीज़ों का पता लगाने के लिए जीवन इतिहास विधि एक बहुत ही उपयोगी विधि है। अब इसमें हम जीवन इतिहास जो विधि है इसको केस हिस्ट्री मेथड, इसके कुछ गुण हैं। जीवन इतिहास विधि के गुण में क्या आ जाता है, उपचारात्मक परामर्श व निर्देशन की दृष्टि से सर्वोत्तम। ये जो विधि है, अगर कोई उपचारात्मक परामर्श देना चाहता है, निर्देशन देना चाहता है, तो व्यक्ति के जीवन के बारे में उसको पता होना जरूरी है, तभी वह उसको अच्छे से परामर्श दे पाएगा, उपचार कर पाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में इस तरीके का क्यों है, कुछ ना कुछ उसे समस्याएं जरूर आई होंगी, तब वह अपराधी व्यक्ति ऐसे ही नहीं बन जाता है, कुछ कारण होते हैं उसके जीवन के, तब वह अपराध की तरफ जाता है। तो ये जब हम उसको किसी व्यक्ति, अब कोई अपराधी व्यक्ति है,
अब हम उसको उपचार देने की सोचेंगे, उससे पहले हम उसके जीवन के इतिहास के बारे में जानेंगे, तभी हम उसको उपचार दे सकते हैं। ठीक है, तो जीवन इतिहास विद के एक गुण हो गया कि उपचारात्मक परामर्श व निर्देशन की दृष्टि से सर्वोत्तम है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है और इस विधि से प्राप्त निष्कर्ष विश्वसनीय होते हैं। इस विधि से जो प्राप्त निष्कर्ष होते हैं कैसे होते हैं? विश्वसनीय होते हैं। तो ये तो हो गए जीवन इतिहास विधि के गुण। अब जीवन इतिहास विधि की कुछ सीमाएं होती हैं, इनको हम समझ लेते हैं कि इस विधि का प्रयोग विशेषज्ञ ही करते हैं। जीवन इतिहास विधि है, इसका प्रयोग कौन कर सकता है? विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। यह विधि अत्यधिक खर्चीली विधि है। इस विधि से प्राप्त निष्कर्ष गलत भी हो सकते हैं और जीवन वृत्त एकत्र करना थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, तो जीवन इतिहास विधि की कुछ सीमाएं होती है। जीवन वृत्त व्यक्ति के जीवन के बारे में सारी जानकारी एकत्र करना थोड़ा कठिन हो जाता है, तो ये जीवन इतिहास विधि है, इसकी कुछ सीमाएं भी हो जाती हैं। अब विवरणात्मक जो विधियां हैं उनमें अगली विधि है विकासात्मक विधि, डेवलपमेंटल मेथड। विकासात्मक विधि, विकासात्मक विधि को जेनेटिक विधि भी कहा जाता है। विकासात्मक जो विधि है इसको जेनेटिक विधि भी कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। यह जो विधि है इससे व्यक्ति के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है और यह विधि दीर्घकालीन विधि है, लंबी विधि है। ठीक है, कौन सी? विकासात्मक विधि, और इसको क्या जेनेटिक विधि भी कहा जाता है। और इससे क्या किया जाता है? व्यक्ति के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है और दीर्घकालीन विधि है। विकासात्मक जो विधि है इसके गुण क्या हैं? विभिन्न अवस्थाओं में विकास की विशेषताओं को जानने के लिए उपयोगी। जो विकासात्मक विधि है, ये जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं व्यक्ति की, उनके विकास की जो विशेषताएं हैं उनको जानने के लिए उपयोगी होती है। बालक के विकासात्मक दोषों को जानने में उपयोगी, कि बालक के विकास में क्या क्या दोष उत्पन्न हो रहे हैं उनको जानने में उपयोगी होती है। कौन सी? विकासात्मक विधि। विवरणात्मक विधियों में अगली जो विधि हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि, कंपैरेटिव मेथड। इस विधि में प्राणियों के व्यवहार से संबंधित समानताओं तथा असमानताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक विधि, देखिए इससे नाम से ही हो रहा है तुलना करना, तो इस विधि का नाम क्या है? तुलनात्मक। तो इसमें क्या है? प्राणियों के व्यवहार से संबंधित समानताओं और असमानताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो विधि कौन सी हो जाती है? तुलनात्मक विधि। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पशुओं तथा मानवों के व्यवहार की तुलना करना, तो ये जो पशुओं तथा मानवों के व्यवहार की तुलना करेंगे हम, तो ये किस विधि द्वारा करेंगे? तुलनात्मक विधि के द्वारा। तुलनात्मक विधि के गुण हम समझते हैं अच्छे से कि अन्य प्रजातियों के लिए पहले से उपलब्ध ज्ञान के आधार पर मानव व्यवहार को समझना सरल हो जाता है। जो ये तुलनात्मक विधि है इसमें क्या अन्य प्रजातियों के लिए पहले से कुछ अगर ज्ञान है, हम जानते हैं, तो इससे हम मानव व्यवहार का समझ सकते हैं सरल तरीके से। जिन प्रयोगों को मनुष्य के ऊपर नहीं किया जा सकता उन प्रयोगों को पशुओं के ऊपर करके सिद्धांत प्रतिपादित करने की यह एकमात्र विधि है। कौन सी? तुलनात्मक विधि। जैसे कुछ प्रयोग ऐसे हैं जो हम मनुष्यों पर नहीं कर सकते, पशुओं पर कर सकते हैं, तो पशुओं पर करके उससे सिद्धांत प्रतिपादित किए जा सकते हैं। और ये विधि एक ऐसी है, एकमात्र विधि है जो तुलनात्मक विधि। ठीक है, इसके दोष में क्या आ जाएगा? पशुओं के ऊपर बनाए गए नियम को यथावत मनुष्य के ऊपर लागू नहीं किया जा सकता, प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे पशुओं, अब इसमें तुलनात्मक विधि में क्या है कि मनुष्य पशुओं पर हमने किसी प्रयोग कर लिया पशुओं पर और हमने सेम टू सेम उसको मनुष्य पर लागू कर दिया, तो जरूरी नहीं है कि नियम है बिल्कुल उसी तरीके से मनुष्य पर भी लागू किया जाए, प्रयोग किया जाए। तो पशुओं पर बनाए जो ऊपर जो नियम बनाए गए हैं वो यथावत मनुष्य के ऊपर लागू नहीं हो सकते, ये दोष आ जाता है तुलनात्मक विधि का। अगली विधि है हमारी नैदानिक विधि। नैदानिक विधि, नैदानिक विधि का प्रयोग व्यक्ति के व्यवहार की जटिलताओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। जो नैदानिक विधि है यह क्या? प्रयोग व्यक्ति के व्यवहार की जटिलताओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। यह एक व्यक्तिगत विधि है। तो नैदानिक विधि कैसी है? एक व्यक्तिगत विधि है। किसी एक पर्सन का हम उसकी नैदानिक विधि के द्वारा उसका अध्ययन कर सकते हैं और जटिलताओं का अध्ययन करते हैं नैदानिक विधि के द्वारा। मनुष्य के जीवन के व्यवहार की जो जटिलताएं हैं उनका अध्ययन करते हैं हम किस विधि के द्वारा? नैदानिक विधि के द्वारा। और यह एक व्यक्तिगत विधि है। ठीक है,
इस विधि में व्यक्ति का अध्ययन कर उसके सम्मुख आने वाली कठिनाइयों का निदान खोजा जाता है। तो ये जो विधि है इसमें व्यक्ति का अध्ययन कर उसके सम्मुख जो कठिनाइयाँ आती हैं उसका निदान खोजा जाता है नैदानिक विधि में। जैसा उसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, नैदानिक यानी निदान करना। तो नैदानिक विधि में क्या होता है, व्यक्ति के व्यवहार के जो सम्मुख कठिनाइयाँ आ रही हैं, कठिनाइयों का निदान खोजा जाता है। किससे? नैदानिक विधि से। इसके गुण क्या हो जाते हैं? बालकों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने के लिए अत्यंत उपयोगी है। जैसे बालक हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट, उनकी कुछ शैक्षिक अगर समस्याएं आ रही हैं तो उनका उपचार करने के लिए सबसे पहले हम निदान करेंगे। नैदानिक विधि द्वारा हम उनकी उस चीज़ को खोजेंगे, उसको कठिनाई आ कहाँ पर रही है, उसकी जटिलताएं आ कहाँ पर रही हैं। और जब हम इस चीज़ को पता कर लेंगे कठिनाई यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर बच्चा हमारा नहीं अच्छे से सीख पा रहा है, तो हम उसका उपचार करेंगे। ठीक है, तो उपचारात्मक उपाय देने से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? निदानात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। तो पहले हम निदान करेंगे, उसके बाद उपचार करेंगे। ठीक है, पहले हम उपचार नहीं कर सकते। उपचार कब करेंगे? पहले निदान करेंगे, समस्या का पता लगाएंगे, कठिनाई कहाँ आ रही है, उसके बाद हम उपचार करेंगे। अब इसमें क्या है? दोष, इस विधि का प्रयोग कुशल मनोचिकित्सक ही कर सकते हैं। तो इस विधि का प्रयोग हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। कौन कर सकते हैं? कुशल मनोचिकित्सक ही कर सकते हैं। इसमें समय, धन तथा श्रम की दृष्टि से अधिक खर्चीली है। समय अधिक लगता है, धन खर्च भी हो जाता है, श्रम भी अधिक लगता है, तो यह खर्चीली भी अधिक है। ठीक है, तो ये कौन सी विधि है? नैदानिक विधि। अगली जो हमारी विधि है सर्वेक्षण विधि, सांख्यिकीय विधि या सर्वे मेथड। सर्वेक्षण विधि, सांख्यिकीय विधि या सर्वे मेथड। इसमें क्या है? किसी समस्या से पीड़ित व्यक्ति के डाटा को एकत्रित कर उस डाटा को विभिन्न प्रविधियों से विश्लेषण किया जाता है। किसी समस्या से पीड़ित व्यक्ति है, उसके डाटा को एकत्रित कर लिया जाता है और उस डाटा को विभिन्न प्रविधियों, जो विधियां होती हैं उनसे नहीं, प्रविधियों के द्वारा विश्लेषण किया जाता है कि यह व्यक्ति को समस्या कहाँ पर है, किस तरीके से उसको समस्या आ रही है। तो इसका अध्ययन किससे किया जाता है? सर्वेक्षण विधि से। यह एक आधुनिक तथा पर्याप्त प्रचलित विधि है। यह जो विधि है सर्वेक्षण विधि या सांख्यिकी विधि या सर्वे मेथड, तो ये क्या है? पर्याप्त प्रचलित या आधुनिक विधि है। इस विधि से प्राप्त सूचनाओं, सिद्धांतों तथा नियमों को लगभग सभी व्यक्तियों के उपयुक्त माना जाता है। यह जो विधि है, इससे जो प्राप्त सूचनाएं आती हैं, सिद्धांत आती हैं, इससे जो नियम बनाए जाते हैं, सभी व्यक्तियों के ऊपर लागू हो सकते हैं। मंदबुद्धि बालकों में परिवर्तन की जांच हेतु किया जाता है। सर्वेक्षण विधि है ये किस लिए? मंदबुद्धि जो बालक होते हैं उनमें जो परिवर्तन होते हैं, परिवर्तनों को जानने के लिए हम इसका इलाज कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, इसमें कैसे परिवर्तन आ रहे हैं, तो इसके लिए उसका सर्वे मेथड के द्वारा हम जाँच करते हैं। गुण इसका क्या है? जो सर्वेक्षण विधि है इसका गुण है वैज्ञानिक विधि है। ये कैसी विधि है? एक वैज्ञानिक विधि है। कम समय, श्रम व कम खर्च से ज़्यादा अध्ययन संभव। सर्वेक्षण विधि से क्या? कम समय, श्रम कम लगता है, कम खर्च होता है और अध्ययन हम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें कुछ दोष निकल कर आते हैं। प्राप्त परिणाम अविश्वसनीय रहते हैं और व्यक्तिगत विशेषताओं के संबंध में निष्कर्ष प्राप्त नहीं होते। लगभग सभी विधियों में ये निकल कर दोष आ जाते हैं कि प्राप्त परिणाम अविश्वसनीय नहीं होते हैं और व्यक्तिगत विशेषताओं के संबंध में निष्कर्ष प्राप्त नहीं होते। तो हमने जो आज पढ़ी हैं वो पढ़ी है शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। डिटेल से समझा है, अच्छे से समझा है। अगर मनोविज्ञान विषय आपके लिए कोई नया विषय है तो आप हमारे चैनल से जुड़कर मनोविज्ञान को सरल शब्दों में समझ सकते हैं। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।